हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। ठीक है, आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में हम लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करा रहे थे। तो पिछले जो नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो करवाया था सेक्शन ए जो है वो करवा दिया था आप लोगों को। आज हम जो सोल्यूशन करवाने वाले हैं वो सेक्शन बी और सेक्शन सी का करवाने वाले हैं। तो ये पेपर आपने देखा ही था पिछली बार, जो सेक्शन ए हम लोगों ने कर लिया था। अब आज करते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, वो एमसीक्यूज टाइप के थे। पर सेक्शन बी जो है आपका, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है सेक्शन बी में। तो इनको जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला हमारा 19 क्वेश्चन दिया हुआ है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइज इसका जो है, हाँ ठीक है, साइज परफेक्ट अभी दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टी हाफ। हमें टी हाफ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो टी हाफ क्या दिया हुआ है हमारा 69.3 मिनट। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू हमें मिल गई है 69.3 मिनट। देखिए हर एक स्टेप के आपके मार्क्स हैं इसमें। ठीक है, अगर आप आंसर करेक्ट नहीं निकल रहा आपका, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसका भी मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो टी हाफ हमें पता चल गया कि क्या दिया हुआ है। देन लिखा हुआ है व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हमसे जो है ये टी को कैलकुलेट करवा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता क्या है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। क्या होता है, K इक्वल्स टू 1/T लॉग, ये इसको बेस 10 में हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले कन्वर्ट करने के लिए बेस 10 में हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहां से हमें टी निकालना है, तो टी के पहले हमें के निकालना होगा, क्योंकि के भी रेट कांस्टेंट भी हमें जो है रिएक्शन में या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं कि टी हाफ से कैसे जो है के निकालेंगे। तो टी हाफ और के का जो रिलेशन होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहां से के की वैल्यू हम निकाल लेंगे, के हो जाएगा हमारा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू दी हुई है 69.3, यानी कि ये यहां से हमें जो के की वैल्यू निकलेगी वो निकल के आएगी 0.01। ठीक है, तो के की वैल्यू में पता चल गया 0.01। नेक्स्ट फिर क्या है, जैसे ही के पता चल गया है हम सारी वैल्यूज को उठा के उसमें रख देंगे। जैसे ही वैल्यूज को रखेंगे तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.01 लॉग, और ए नॉट क्या है, ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहा होगा 100%। ठीक है, तो यहां पे हमने 100 कर दिया। उसके बाद 80%, व्हाट इज द 80% के लिए टाइम क्या होगा, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 80, और 100 माइनस 80 कितना बचेगा हमारा 20। तो यहां पे हमने लिख दिया 20। यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा log 5, और log 5 की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग पुट कर देते हैं, क्या बनेगा 2.303, इसको डिवाइड करेंगे, यहां से log 5 की वैल्यू रख दिया। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज 2.303 अपॉन 0.01 इंटू log 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं
6991 ठीक है, ये वैल्यूज हमें इसमें दे रखी है। तो यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू जो है निकालेंगे। तो ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि ये लगभग 160.9 के आसपास, यानी कि 161 के आसपास जो है मिनट के आसपास आपका आंसर जो है निकल के आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी दो दिए हुए हैं ए और बी, इनके बारे में हमें जो है बताना है। लिखा हुआ है देयर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, इसको हमें प्रूव करके उनको देना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको जो है समझते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है हमारा वो होता है तो यहाँ पे, चलिए वहीं पे आते हैं, देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो हमारा दिया हुआ है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO CH OH का होल 4 एंड CH2H। तो इसमें हमको प्रूव करके बताना है कि ग्लूकोज जो है इसमें 5 हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो क्या करें, ग्लूकोज की सिंपल सी रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दें ग्लूकोज की, तो यहां से OH ग्रुप में रिप्लेसमेंट हो जाएगा और यहां से H निकल के जाएगा और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एसिड आपका बाई प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड पता होना चाहिए कि एनहाइड्राइड होता क्या है। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा CH3 COO CO, तो एक O एक्स्ट्रा हमने लगा दिया इसमें, तो ये है CH3O CH3COO CH3, ठीक है, CO CH3, ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे O- हो जाएगा और OH से यानी कि 5 मोल यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लगा होगा और यहाँ से OH जाके जो है एसिड साथ में बाई प्रोडक्ट बना देगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH और ये यहाँ पे CHO CO CH3 का होल 4 और CH2O CO CH3। तो ये रिएक्शन जो है प्लस साथ में 5 मोल CH3 COOH, तो ये रिएक्शन जो है वो प्रूव करती है कि अल्कोहल में हमारे 5 OH ग्रुप, 4 OH ये हो गए और 1 OH यहाँ पे हो गया। तो ये रिएक्शन जो है प्रूव करती है कि अल्कोहल में जो है क्या है हमारे 5 OH ग्रुप। ठीक है, यानी कि 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, किसमें ग्रुप हैं 5 अल्कोहलिक ग्रुप, 5 OH ग्रुप ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में 5 अल्कोहलिक यानी 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बारे में हमें पता है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या करता है, फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और ये ग्रुप जो है फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है और इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है,
एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर, उसमें कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शंस पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वहां पे देखा होगा कि जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन होता है, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता है उसमें, कॉपर जो है हमारा 2 पॉजिटिव, दो तरीके के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन जो है लिख दे रहे हैं कि फेलिंग सोल्यूशन जो होगा वो कैसे जो है यहाँ पे लेंगे हम लोग। और जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, अगर रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो दोनों रिएक्शन जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करती हैं, खुद तो रिड्यूस हो जाती हैं और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। तो जो टॉलेंस रिएजेंट होता है उसमें होता है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाद में सिल्वर जाके टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ चिपक जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी वॉल पे चिपक जाता है, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम लोग यूज करने वाले हैं फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन में यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव होता है, क्या होता है Cu2 पॉजिटिव, प्लस इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो वाटर ऐड करेंगे तो 2 मोल H2O। जैसे ही 2 मोल H2O बनाया तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप जो है, इस CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा COOH में, और ये बन जाएगा CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड प्लस साथ में इसके Cu2O। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा Cu2O का, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई होगी कि ग्लूकोज जो हमारा रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। फॉलोइंग रिएजेंट के साथ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज को, डी ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, डी ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसको भी जो है देखते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के काफी क्वेश्चन हो गए हैं सैंपल पेपर में। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, जो है 10 चैप्टर आपके आने हैं, टोटल 10 चैप्टर्स ही आने हैं एग्जाम में। अच्छे से एक एक रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम पेपर को आप लोग इसे देखिए कि लिखा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट, और पहला रिएजेंट है हमारा ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, आपने रिएक्शन देखा होगा Br2 रिएक्शन देखा होगा Br2S2O, यानी कि ब्रोमीन जो होता है उसको वाटर में डिसॉल्व करके रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज से। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके यानी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये बनाता है COOH एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना हुआ है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, फिर से ग्लूकोनिक एसिड बन गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कि नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन दिया हुआ है इसी में नाइट्रिक एसिड के साथ। अभी नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे क्या करता है नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है तो नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, CHO ग्रुप के साथ साथ, CHO ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, उसके साथ साथ CHO ग्रुप के साथ साथ जो है एल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो हमारा रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन बन जाएगी कि यहां से ऑक्सीडाइज करके ये बन गया COOH CHOH का होल 4 एंड COOH, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाते हैं
एसिड में और ये बना लिया है क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हैलोएरिन्स के बारे में दिया हुआ है कि पैरा जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बन रहा है, इसका रीजन हमें जो है देना है कि पैरा ही हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे दो बन सकते हैं, आर्थो और पैरा बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा, किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, हैलोएरिन्स का। हैलोएरिन्स क्या है, एरियंस का मतलब हो गया हमारा बेंजीन ग्रुप, और हैलो का मतलब इसके ऊपर कोई एक हैलोजन जो है वो, तो ये हो गया हमारा हैलोएरिन्स। ठीक है, हैलोएरिन्स का जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो या तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहां से आके जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन से आके जुड़ेगा। ठीक है, या फिर इस पोजीशन से, या तो आर्थो पोजीशन से या तो पैरा पोजीशन पे। तो आर्थो पोजीशन से आके जब जुड़ेगा तब क्या होगा कि जो हमारा हैलो ग्रुप है उसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आर्थो प्रोडक्ट हमारा जो है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और पैरा प्रोडक्ट जो होगा, पैरा जो है हमारा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है रीजन समझ में आया होगा क्यों पैरा प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। आर्थो प्रोडक्ट ड्यू टू, आर्थो प्रोडक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज ए रेसमिक मिक्सचर। SN1 रिएक्शन जब भी होती है तो हमारा रेसमिक मिक्सचर बनता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं थोड़ा सा। जो हमारा SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना SN1 रिएक्शन में, और ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, और ज्योमेट्री क्या हो गई है, प्लेनर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्लेनर होने की वजह से अब जब इसके ऊपर अटैक होगा, ठीक है, कोई भी रिएजेंट आके अटैक करेगा तो दो साइड से अटैक कर सकता है। एक तो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, एक तो फ्रंट साइड से और दूसरा बैक साइड से। ठीक है, तो जब फ्रंट साइड से अटैक करता है और बैक साइड से अटैक करता है तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो होता है हमारा इन्वर्जन और दूसरा होता है रिटेंशन। तो जब प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया है तो दोनों साइड से बराबर आके अटैक कर सकता है, यानी कि फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। यानी हमारे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों साथ साथ होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। जब दोनों प्रोडक्ट साथ साथ बनते हैं तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, फिर देन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नेम ऑफ द फॉलोइंग alcohol and reagent from which 2-chloro-2-methyl propane can be prepared। ठीक है, 2-chloro-2-methyl, ठीक, ऐसे सिंपल सी रिएक्शन है, ये बहुत ही सिंपल सा। इसमें आपको प्रोडक्ट दे दिया गया है, दिया हुआ है 2-chloro-2-methyl propane can be prepared। तो स्ट्रक्चर आपको दे दिया इन्होंने, क्या दिया हुआ है कि प्रोपेन दिया हुआ है, तो 3 कार्बन हो गए, CH3, और इधर भी हो गया CH3, तो ये हो गया 2-chloro-2-methyl। ठीक है, ये इन्होंने प्रिपेयर्ड किया है। अभी किससे प्रिपेयर्ड किया है, ये हमको प्रोडक्ट जो है दे दिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा रिएक्शन कहां पे हुआ होगा, सिंपल सी रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन कहां पे हुई होगी, ठीक है, उस रिएक्शन को समझते हैं। इसमें हो सकता है कि, और इन्होंने दे दिया है कि अल्कोहल भी रहा होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट रहा होगा हमारा कि ये CH3 हो गया, ये हो गया CH3, और यहाँ पे ये हो गया CH3, तो यहाँ पे OH रहा होगा, यानी कि ये क्या कैसा है हमारा
टर्सरी अल्कोहल, कोई हमारा टर्सरी अल्कोहल रहा होगा और उसके रिएक्शन करवाई होगी HCl के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया होगा। तो कैसा अल्कोहल रहा होगा? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या तो इसको बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो ये इसका जो है नेम हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द क्लोरोमेथेन एंड फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन और फ्लोरोमेथेन। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है CH3Cl और CH3F, क्लोरोमेथेन और फ्लोरोमेथेन, which one has higher dipole moment and why। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो अभी क्या है, साइज देखें, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज, क्योंकि CH3 ग्रुप तो सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हैलोजेंस का। एक जगह फ्लोरीन लिया हुआ है, दूसरी जगह पे क्लोरीन लिया हुआ है। तो जो हमारा फ्लोरीन है, इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, उसका साइज जो है क्या, बहुत ही छोटा है। क्लोरीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, अगर क्लोरीन से कंपेरिजन करेंगे तब। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है कि क्या होगा, किसका, क्लोरोमेथेन का जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, और फ्लोरोमेथेन का डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू लेसर साइज। ठीक है, साइज का कंपैरिजन करेंगे ड्यू टू लेसर साइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, दिया हुआ है द फॉर्मूला COCH3NH3 का होल 5 CO3Cl could represent a carbonate or a chloride, write the structure and the name of possible isomer। तो इसके आइसोमर हमें बना के उसके नाम जो है वो बताने हैं। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन, इसको भी जो फटाफट जो है देख लेते हैं कि एक तो कोबाल्ट का ये स्ट्रक्चर बन सकता है, कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 Cl और CO3, और नेक्स्ट जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि CONH3 का होल 5 CO3 एंड Cl। ठीक है, दोनों में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? थर्ड है। दोनों में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थर्ड है। तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा? एमीन ग्रुप। तो एमीन कितना है हमारा? पेंटा है। तो दोनों में सबसे पहले क्या आ जाएगा? पेंटा एमीन। पहले वाले की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड कार्बोनेट। ठीक है, तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? लिख ही देते हैं, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड जो है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम भी ऐसे ही होगा सेम, पेंटा एमीन, और इसमें हो जाएगा कार्बोनेटो। ठीक है, ध्यान देना है जो लिगेंड हमारा अंदर है उसमें एटो लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, पहले वाले में क्या है? क्लोराइड हमारा स्फीयर के अंदर है तो उसमें क्लोराइडो लगा देंगे। सेकंड वाले में कार्बोनेट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसको कार्बोनेटो कर देंगे। देन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों इसके नाम हो गए हैं। देन हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोरिजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, द ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट एज फॉलोज,
ठीक है, कोरिजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर O2 प्लस H2O 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। राइट द पॉसिबल रिएक्शन फॉर द कोरिजन ऑफ जिंक अकरिंग एट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन राइट द लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसको देखते हैं कि सबसे पहले एनोड पे क्या रहा होगा और कैथोड पे क्या रहा होगा। तो जिंक को हमने एनोड पे अगर करना है, तो जिंक अगर एनोड पे होगा तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर जिंक हमारा एनोड पे रहा होगा तो Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इसके बाद अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारी ये वाली रिएक्शन है। कैथोड पे सेम रिएक्शन जो हमारी दी हुई है कि O2 प्लस H2O 4 इलेक्ट्रॉन और OH माइनस, ये हमारा जो है क्या है, सिंपल सा कैथोड पे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ओवरऑल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके अगर लिखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन को देखने के लिए हमें जो है नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन जो है देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो है इसको इरेज कर लेते हैं और यहां पे हाँ, देन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। जैसे ही दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, एनोड पे हमारा जिंक था, जिंक के साथ अभी यहाँ पे देखना 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 Zn पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 2 H2O और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और इधर बन गया 2 Zn2 पॉजिटिव प्लस 4 OH निगेटिव। इसको और अगर सिंप्लीफाई वे में लिखें अगर, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी कि 2 Zn प्लस O2 प्लस 2 H2O, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा Zn2 पॉजिटिव 4 OH के साथ रिएक्ट करके बना रहा होगा ZnOH का होल 4। और कितने मोल बना रहा होगा, 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल ZnOH का होल 4, ये जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा प्रेसिपिटेट जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, प्रेसिपिटेट ZnOH का होल 4, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई विल द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन विल बी अफेक्टेड व्हेन ए कैटलिस्ट इज एडेड, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सिंपल सा उसको देखते हैं। कैटलिस्ट जो हमारा होता है, हमें जो है कैटलिस्ट के बारे में बताना है, कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है। कैटलिस्ट हमारे रेट को इंक्रीज कर देता है। जहां भी कैटलिस्ट ऐड करते हैं, जैसे हाइबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं तो उसमें आयरन जो है कैटलिस्ट की तरीके से लेते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। कोई हमारी रिएक्शन हो रही है, ऐसे ग्राफ से समझना, ये एक्टिवेशन एनर्जी रही होगी और ये हमारा प्रोडक्ट बना, यहाँ से रिएक्टेंट। जैसे ही कैटलिस्ट डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को यानी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज करेगा, तो रिएक्शन जो है हमारी वो फास्टर हो जाएगी। तब हमारी रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द टेम्परेचर एट व्हिच द रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए। कि जैसे ही, अब इसको समझते हैं क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, कोलिजन बढ़ते हैं। कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। पर जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो साथ साथ में कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा। कोलिजन डिक्रीज होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी ही डिक्रीज हो जाएगी
तो कोलिजन भी डिक्रीज हो जाएगा। कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन हमारी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसके केस में जैसे ही टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी, तो यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन एंड आईयूपीएसी नाम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है व्हेन 2-methyl प्रोपेनल इज ट्रीटेड विद, ठीक है, इस रिएक्शन को समझते हैं, सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि 2-methyl प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या है हमारा CH3C CH2, और ये हो गया 2-methyl प्रोपेनल। ठीक है, 2-methyl प्रोपेनल हो गया, और इसके रिएक्शन करवा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है पहले क्या करें हम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा दें। जैसे ही इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि C2H5 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, CH3H और ये O MgBr, और इधर जो है आपका C2H5 और यहाँ पे H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में H+ और H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड, वीक बॉन्ड यहीं से ब्रेक करेगा, इधर आके H लग जाएगा और इधर आके OH, तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा वो बनाएगा CH3C CH3H OH H एंड C2H5। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया है, प्रोडक्ट जो है वो 2-methyl पेंटेन 3-ol जो है वो बन गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो है सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी को जो है देखते हैं कि सेक्शन सी जो है हमारा, इसमें क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, सबकी जो है हमें इक्वेशंस लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वेशन जो है इन क्वेश्चंस की लिखनी है, यानी कि सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दिया हुआ है हमारा। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो CBSE बोर्ड में अल्टरनेट ईयर में तो पूछा ही जाता है और बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होता है। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फिनॉल, कौन सा चैप्टर पढ़ा है, फिनॉल चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, वहीं पे आपने पढ़ा होगा फिनॉल। ठीक है, तो जब फिनॉल चैप्टर आपने पढ़ा है तो वहीं पे देखा होगा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, कि फिनॉल जब कोल्बी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनाता है, सैलिसिलिक, वहां पे कोल्बी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाता है, सॉरी कोल्बी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाता है, वहां से हमने सैलिसिलिक एसिड बन गया। सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये होता है COH एंड COOH, इसको बोलते हैं क्या है हमारा, सैलिसिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी एक रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड की देखी थी। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस
O और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से एक CH3COOH इस CH3COO निगेटिव जो है वो H प्लस को निकाल लेगा और एसिटिक एसिड बना लेगा, और दूसरा जो बचा CH3COO वो आके O के साथ लग जाएगा और ये बनाएगा कुछ प्रोडक्ट हमारा COOH एंड OCOCH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? सभी लोग कमेंट में जाके फटाफट इसका जो है आप नाम जो है लिखेंगे कि क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं क्या है। इसको बोलते हैं एस्प्रिन। अभी एस्प्रिन क्या होता है उसके बारे में भी समझते हैं। आप लोगों ने डिस्प्रिन मेडिसिन जो है वो खाई होगी। ठीक है, डिस्प्रिन का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या पाया जाता है? एस्प्रिन। जब भी कोई भी दर्द की दवा उन सब में क्या होता है? एस्प्रिन होता है। ठीक है, एस्प्रिन ही होता है और एस्प्रिन का ये फॉर्मूला है। उसी एस्प्रिन नाम की वजह से जिस कंपनी ने डिस्प्रिन को बनाया तो अपना आगे जो है डी जोड़ दिया और वो बन गया डिस्प्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। सबसे पहले तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा क्या। जो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा वो होगा CH3CCH3Cl। तो ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना दिया है। लिखा हुआ है ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड यानी कि C2 इथॉक्साइड का मतलब हो गया C2H5ONa, तो ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड। जब सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेगा? यहां से Cl निकलेगा और एडजेसेंट कोई भी एक कार्बन से H निकल जाएगा। जैसे ही यहां से Cl निकलेगा और सपोज किया ये CH2 है और ये H है, तो यहां से H प्लस निकल गया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये क्या बना लेगा? एल्कीन। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एल्कीन। यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है? CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन जो है वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं, फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के प्रेजेंस में, तो ये एक नेम रिएक्शन है। सभी लोग फटाफट कमेंट में जाके जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को समझते हैं कि इस रिएक्शन में पूछा गया फिनॉल। सबसे पहले तो हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लें कि फिनॉल क्या है। फिनॉल ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHCl3। उसके बाद लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में CHCl3 और NaOH डाला। आप लोग फटाफट जाके बताइए कमेंट में कौन सी रिएक्शन है ये जहां पे CHCl3 और NaOH को यूज करते हैं। ठीक है, फिनॉल के साथ फटाफट बताइए। ठीक है, हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है हमारी। तो ये रिएक्शन जो है फिनॉल हमने बनाया और ये क्या करता है? ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को ऐड करता है। ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को ऐड करता है। कौन सी रिएक्शन है ये? रैमर-टीमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? रैमर-टीमैन रिएक्शन। ये क्या बन गया है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बना है प्रोडक्ट? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो रैमर-टीमैन रिएक्शन है
तो 2-3 रिएक्शन आपने देखा होगा नेम रिएक्शन ही पूछी गई हैं, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही सब क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जाना है, अच्छे से जो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, बड़े ही एकदम क्लीन माइंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है यूजिंग द बैलेंस बाउंड थ्योरी। बैलेंस बाउंड थ्योरी को यूज करके हमें बताना है द फॉलोइंग रिलेशन, और किसका जो है Mn Cn का होल 6 3 नेगेटिव, इसके बारे में जो है डिस्क्राइब करना है, निकालना है। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, देन फिर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है, और फिर बताना है कि कॉम्प्लेक्स हमारा इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 27, बैलेंस बाउंड थ्योरी का यूज करना है और बताना है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से सबसे पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। यहाँ से दिया हुआ है Mn की सपोज किया x हो गया 6 -1, Cn का -1 इक्वल्स टू -3, ये इधर जाएगा तो x का आ जाएगा +3, यानी कि जो Mn है हमारा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया है कि हमारा Mn का जो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है आर्गन और 3d5 4s2। यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बचेगा आर्गन 3d4 एंड 4s0। अगर ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे हमारा कि यहां पे 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड ये 5, ये हो गया हमारा 3d ऑर्बिटल, ये हो गया 4s ऑर्बिटल एंड देन 4s, और इसके बाद ये हो गया 4p ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर देते हैं कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, अब किसके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे Cn माइनस के। Cn हमारा कैसा लिगेंड है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां से क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा देंगे यहाँ पे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे। जैसे ही 2 ऑर्बिटल एम्प्टी मिलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 1 1 एंड इसके बाद 4s एम्प्टी एंड 4p। तो जो हमारा Cn है 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेंगे आके उनको डॉटेड हम बना दिए हैं कि डॉट से इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 लिगेंड हैं तो 6 लिगेंड के 12 इलेक्ट्रॉन जो है एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 लिगेंड हमारे 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो हो गए 4 6 एंड 6 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n+2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 + 2 4 हो गया और 4 2 8 हो गया √8 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 2.87 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड आपका द कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है कि ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हमने d ऑर्बिटल जो है वो इनर के यूज किए हैं ना कि आउटर ऑर्बिटल के यूज किए हैं। तो इनर ऑर्बिटल जो है यूज करने की वजह से 3d
ऑर्बिटल यूज करने की वजह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। जो है हेनरी लॉ यानी सॉल्यूशन चैप्टर, जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसी का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन, और कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तब तो क्वेश्चन वहाँ के आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये भी करते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है उसके तो कॉन्सेप्ट आपसे चेक ही करते हैं, साथ साथ में आपसे जनरल आपका नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि स्टेट द हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है? सिंपल सा कि पार्शियल प्रेशर, जो भी हमारा गैस का पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के, यानी कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है गैस का पार्शियल प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के मोल फ्रैक्शन के, और वो कहाँ पे? सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हेनरी लॉ का स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं व्हाई आर द, नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई आर द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स filled with air diluted with helium। इन्होंने सिंपल सा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अभी स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए। स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं जो अंडर वाटर जो है ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, अंडर वाटर ड्राइविंग करते हैं, उनको बोलते हैं स्कूबा ड्राइवर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वहां पे टैंक्स को डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, जो एयर उसमें होती है उस एयर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम से। क्यों डाइल्यूट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, होता क्या है कि जब भी स्कूबा डाइवर्स वाटर के अंदर जाता है, ठीक है, जैसे ही वाटर के अंदर जाता है तो वाटर के अंदर जाने पे प्रेशर हमारा जो है वो इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो गैस की सॉल्बिलिटी होती है इन ब्लड में गैस की सॉल्बिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अभी यहां पे क्या दिया हुआ है? हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर पार्ट क्या है? नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएगा, अभी तो जैसे ही सरफेस पे आया प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा। वाटर के अंदर था, प्रेशर हाई था, तो जो गैस थी उसकी ब्लड में सॉल्बिलिटी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे क्या है? प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो ये क्या कर सकता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करे? ब्लड में आके आपके ब्लड सेल के बीच में बबल बना दे। तो जैसे ही बबल बना देगा तो इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, N2 के बबल्स को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? गैस को डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया किस लिए जो है डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज्यूम दैट आर्गन एग्जिस्ट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। पार्शियल प्रेशर आर्गन का दिया हुआ है 6 बार, यानी कि P की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6 बार। ठीक, और कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ आयरन गैस इन वाटर, और हेनरी कांस्टेंट वाटर के लिए दिया गया है। तो अभी आप लोगों ने हेनरी लॉ पढ़ा। हेनरी लॉ क्या होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे सॉल्बिलिटी निकालनी है, यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ठीक है, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, तो देन X इक्वल्स टू P अपॉन KH। यहां से देखते हैं X इक्वल्स टू P हमें क्या दिया हुआ है? 6 बार, और KH की वैल्यू दी हुई है हमें 40 किलो बार। तो किलो बार को हम लोग बार में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 टू 10 की पावर 3, 14 टू 10 की पावर 3, तो ये हो गया 10 की पावर 4, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.5,
तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4, ये आपका जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसको इरेज कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा, उसमें दिया हुआ है गिव द रीजन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसमें से सिर्फ आपको 3 के देने हैं, लेकिन हम तो अभी सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको, तो चारों के आंसर जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन। इसका रीजन देना है कि नाइट्रेशन रिएक्शन करने के पहले एनिलीन को एसिटाइलेशन रिएक्शन क्यों करते हैं। सिंपल सा है कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन क्या होता है हमारा, ये हो गया एनिलीन। जैसा ही नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ये क्या करेगा, एमीन ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि इसको बोलते हैं टेरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कर देगा इसको, टेरी ऑक्सीडेशन। हमें जबकि ऑक्सीडेशन तो करवाना नहीं है, ठीक है, तो टेरी ऑक्सीडेशन से बचने के लिए और एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्या है, टेरी ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, और सेकंड क्या मिल गया हमें, एमीन ग्रुप को, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिटाइलेशन करवाते हैं बिफोर नाइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है pKb ऑफ एनिलीन इज लोअर देन ऑफ मेटानाइट्रो एनिलीन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। pKb जो होता है एनिलीन का कम है मेटानाइट्रो एनिलीन से। ये हमारा एनिलीन बना हुआ है, मेटानाइट्रो एनिलीन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया और ये हो गया एनिलीन। ठीक है, ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, हुआ है कि pKb ऑफ एनिलीन इज लोअर देन मेटानाइट्रो एनिलीन। ये हमारा मेटानाइट्रो एनिलीन है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, इतना समझ गए। फिर क्या होता है, pKb का जो रिलेशन होता है, pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस क्या डिक्रीज करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। अभी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा तो pKb जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई pKb ऑफ मेटानाइट्रो एनिलीन इज ग्रेटर देन द pKb ऑफ एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एमीन ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड forms a product which is soluble in NaOH. However, secondary amine gives the product which is insoluble in NaOH. तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझते हैं कि जो हमारा प्राइमरी एमीन होता है और सेकेंडरी एमीन होता है, उसके रिएक्शन जब करवाते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो ये रिएक्शन होती कौन सी रिएक्शन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता क्या है, इसके बारे में समझ गए तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप, और ये हो गया क्लोराइड। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट। इस क्वेश्चन देखना, बहुत सारे जिनमें नेमिंग है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक में, तो हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्राइमरी एमीन हमने सपोज किया कि ये हमारा जो प्राइमरी एमीन है, अभी यहाँ पे कोई भी ले लें हम लोग,
इथाइलेमिन ले लें, मिथाइलेमिन ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमने ले लिया इथाइलेमिन C2H5NH2 और सेकेंडरी अमीन ले लिया हमने C2H5 का होल ट्वाइस NH। जैसे ही हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे कुछ ऐसे बनेंगे। SO और यहां से NH एंड C2H5 और इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा SO N C2H5 एंड N C2H5। ये कैसा हमारा है, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड है। जो हमारा सेकेंडरी अमीन वाला बन रहा है ये क्या था हमारा सेकेंडरी अमीन, ये हमारा प्राइमरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी अमीन से जो बन रहा है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा है। पर हमारा जो है प्राइमरी अमीन से जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो हमारा एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, इस एसिडिक हाइड्रोजन बचने की वजह से ये NaOH में सॉल्युबल हो जाता है और सेकेंडरी अमीन जो है वो इनसॉल्युबल होता है NaOH में। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है AlCl3। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के साथ सिंपल सा ऐसे समझिए कि एनिलीन डज नॉट रिएक्ट, एनिलीन रिएक्ट नहीं कर रहा है किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हल्के में से समझिए कि एनिलीन क्या है, हमारा बेस है। एनिलीन क्या है, बेस है। AlCl3 क्या है, लेविस एसिड होता है। तो जब ये बेस है एनिलीन और ये हमारा लेविस एसिड है तो डायरेक्ट AlCl3 रिएक्ट करके जो है सॉल्ट बना लेगा। तो जो है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AlCl3 जो है हमारा वो लेविस एसिड है और एनिलीन जो है हमारा वो बेस है। तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे, इसीलिए मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-cyclohexyl chloroethane undergoes dehydrohalogenation reaction. Name the reagent which is used to carry out the reaction. इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए किस रिएजेंट का यूज कर रहे हैं हमें वो ही बताना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 2-cyclohexyl क्लोरोइथेन, यानी कि जो हमारा कुछ प्रोडक्ट होगा, जो रिएजेंट दिए हुए हैं, साइक्लोहेक्साइल हो गया, 2-क्लोरो, ये हो गया इथाइल। ठीक है, इथेन, 2-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल इथेन, ये हमारा जो है हो गया। इससे जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं डीहाइड्रोहाइलोजनेशन। अगर डीहाइड्रोहाइलोजनेशन करना है हमें तो सिंपल सा इस रिएक्शन, हाइलोजन दिया हुआ है, एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, सबसे सिंपल सा होता है अल्कोहलिक, इसमें KOH डाल दो, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, इसकी जगह पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH। तो ये क्या करेगा, इलिमिनेशन करेगा। क्या करेगा, यहां से Cl- निकालेगा और यहां से एक इसको CH2 कर दिया और यहां से H को निकाल देगा। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा जो है बन जाएगा CH, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है। तो एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बन गया। इस तरह का, इसी सेम तरीके का क्वेश्चन जो है पहले भी एक पूछा जा चुका है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन वो भी थी, यहाँ पे भी। तो रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इथेनॉलिक KOH, यानी कि अल्कोहलिक KOH हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग एल्कीन व्हिच विल यील्ड 1-chloro-1-methyl cyclohexane ऑन देयर रिएक्शन विथ HCl। ठीक है, सिंपल सा है कि कौन सा एल्कीन है जो HCl के साथ रिएक्ट करके 1-chloro-1-methyl cyclohexane बना रहा है। तो प्रोडक्ट दे दिया है हमें रिएक्टेंट बताना है। HCl के साथ रिएक्ट करके साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया 1-chloro-1-methyl, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 1-chloro-1-methyl। तो दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो एल्कीन रहा हो वो एल्कीन, सपोज कुछ ऐसा एल्कीन रहा हो, डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया हो और H जाके CH2 के पास लग गया हो और Cl जाके इस पोजीशन से लग गया हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या इसकी जगह पे हो सकता है कि ऐसा कुछ एल्कीन रहा हो, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया हो, इधर यहां पे H+ आके ऐड हो गया हो और इस पोजीशन से Cl- आके ऐड हो गया हो। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन भी बचा हुआ है कि एलाइल, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा हुआ है सेक्शन C का, वो क्वेश्चन है एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रीडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। जो आपका एलाइल क्लोराइड है वो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है और बहुत तेजी से, यानी कि रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी से होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलाइल हमारा ग्रुप होता कौन सा है। तो ये जैसे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl जोड़ दिया, तो ये इसको कह दिया एलाइल क्लोराइड। कैसा ग्रुप हो गया ये, एलाइल क्लोराइड। अभी यहां से जैसे ही Cl निकलेगा, Cl निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, बॉन्ड को रेजोनेंस में लाएगा और रेजोनेंस में लाने के बाद कुछ इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, पर अगर N प्रोपेन की बात करें, N प्रोपाइल क्लोराइड की बात करें, तो ये क्या हो गया 1 2 3 और 1 प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। तो इसमें जैसे ही Cl निकला तो ये सिर्फ एक जनरल कार्बोकैटायन बनाएगा, इसमें कहीं पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से एलाइल क्लोराइड रेडली रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन टू एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, जिसको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको जो है पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग